हेलो दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पेट परीक्षा जो आपके बहुत पास में है और उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस तरह से आप व्याख्यात्मक तरीके से कैसे उसको व्याख्या किया जाए, कैसे उसको समझा जाए, तो आपको क्या करना है कि ये जो वीडियो मेरा बना है 10 क्वेश्चन का, इसमें आपको एक्सप्लेन भी किया गया है, साथ में फिगर भी है। तो दोनों के माध्यम से, यानी आपका कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड अगर दोनों का प्रयोग करेंगे तो सभी क्वेश्चन को आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला आपका क्वेश्चन है कि किसके पत्ती में जड़ की संरचना पाई जाती है। आप फटाफट देखिए कि 4 विकल्प दिए रहेंगे और उसमें आपको उत्तर देना रहेगा, जैसे रिफ्लेसिया, विक्टोरिया, साल्विनिया, घटपर्णी। अब इन चारों विकल्प में आपका जो उत्तर होगा वो साल्विनिया होगा। अब इसका कैसे व्याख्या किया जाए, कैसे इसको जो है और तरीके से समझा जाए, तो वो जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ जो चित्र भी बना हुआ है, यानी साल्विनिया एक तैरती हुई फर्न है। पत्ती की सतह पर बाल की तरह होते हैं, लेकिन ये कोई वास्तविक जड़ें नहीं होती है, जैसे आप अजूबा का पत्ता देखे होंगे। घटपर्णी पत्ती में जड़ की संरचना है। ये पौधा मुख्यतः असम के खासी पहाड़ियों में पाई जाती है। ये यंटू विहीन मुद्रा में पाया जाता है। और जो आपका रिफ्लेसिया मुख्यतः मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। फिर आप देखिए यहाँ पे चित्र, ये जो आपका साल्विनिया का चित्र है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। यह आपके जो है साल्विनिया, अगर इसको बार बार देखेंगे तो एक आपके दिमाग में इस तरह से क्वेश्चन आया तो बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि भारत निसार मिशन किस देश के साथ मिलकर कर रहा है। अब इसमें 4 विकल्प आप देख रहे हैं। यूएसए, जर्मनी, जापान, रूस। अब चारों विकल्प में अपनी आयु लगाएंगे आप, लेकिन उसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका सही विकल्प होगा वो यूएसए होगा। अब यूएसए आपके दिमाग में आ गया, इसकी हम क्या करेंगे, व्याख्या देखेंगे कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये देखिए आपके सामने इसका एक्सप्लेन, यानी निसार, ये नासा यानी इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रडार, यानी ये जो आपका है, इसके माध्यम से भारत कितना आगे बढ़ गया है। ये दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त योजना बनाई गई। इस धरती के प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए रिमोट सेंसिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। वो चाहे आपका एजुकेशन से संबंधित हो या एटमॉस्फेयर से संबंधित हो या अन्य किसी से संबंधित हो। तो ये आपका, यानी जैसे फाइटर जेट विमान है, वहाँ भी आप देखेंगे इसका जो है आपको कैसे इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगे और आप फिगर के माध्यम से देख लीजिए कि कैसा जो है आपका फिगर है। इससे भारत की जो है छवि पूरे विश्व में नंबर 1 पर होने जा रही है। यूएसए भी जो है आश्चर्यचकित है कि जो हमारे क्रायोजेनिक इंजन लेता था, आज वो खुद मुझे जो है सप्लाई करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें है निम्न में से किस स्थान पर घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। इसमें आप देखिए ये जो विकल्प है, पहला है धौलावीरा, दूसरा है लोथल, तीसरा है चहुंदड़ो और चौथा है सुरकोतरा। इन चारों विकल्पों में आपको सही विकल्प जो लगाना है वो है सुरकोतरा। अब इसका हम क्या करेंगे, व्याख्या देखेंगे। यानी व्याख्या जो आपका है, एक गुजरात आप देखे होंगे जहाँ नमक मिलता है और वहाँ से मूंगफली भी प्रचलित है, लेकिन वही गुजरात जो पहले पाषाण काल का लिया जाए या उसका किया जाए तो सुरकोतरा गुजरात में एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ नियमित आवास के साक्ष्य मिले हैं। वहीं से हम लोगों को पता लगता है कि किस तरह से आवास होना चाहिए। सुरकोतरा के नगर क्षेत्र से ही घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, यानी जो घोड़ा है उसका भी साक्ष्य। लोथल गुजरात में स्थित एक बंदरगाह है।
लोथल में पक्की मिट्टी के नाव के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ आप देखिए कई विकल्प आपको। और ये धौलावीरा विश्व धरोहर सूची में यानी 2021 में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। ये आपको जो है बिल्कुल याद रखना है। और इसके आप नीचे देखिए, आपको बिल्कुल फिगर यानी धौलावीरा का जो है आपको फिगर कि इस तरह से वहाँ का एटमॉस्फेयर रहा होगा, इस तरह से वहाँ मकान बने रहेंगे और इस तरह से वहाँ पे ये साक्ष्य मिले हैं, यानी जो अस्थियाँ मिली हैं, वो सारी चीज़ें आप इससे परिचित हो सकेंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समग्र क्रांति किसने की? अब देखिए यहाँ 4 विकल्प हैं। फर्स्ट विकल्प है राम मनोहर लोहिया, जो आपकी यूपी के फैजाबाद के पास इनका जन्म हुआ है, अंबेडकर नगर। दूसरा है जयप्रकाश नारायण, और तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, और चौथे हैं अरविंद घोष। इन चारों विकल्पों में आप देखें तो समग्र क्रांति जयप्रकाश नारायण। अब इसका विकल्प आप देखिए, यानी इसकी व्याख्या देखिए, यानी समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था 1979 में। आप जानते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी लागू किया था, और 75 में जब उन्होंने लागू किया था तभी सभी पार्टियां एक हो गई थी, और 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर यदि हम चर्चा करें तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री और 17 वर्षों तक लगातार रहे, और 17 वर्ष तक विदेश मंत्री रहे। तो इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू इन काफ़ी हैं, यानी इनका आनंद भवन में जन्म हुआ था, इलाहाबाद। अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन की फेमस बुक है, और इनको जेल भी जाना पड़ा लास्ट में। ये पूर्णतया यानी क्रांति से थोड़ा सा हट गए और थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के बन गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। बलि क्या था? कई बार हमारे दिमाग में आएगा कि जो है कि बलि क्या था। अब यहाँ पे कर है, धार्मिक अनुष्ठान है, प्रशासनिक पद है, और इनमें से कोई नहीं। अब इसका मतलब है कि बलि जो था वो एक टैक्स था। अब ये किस प्रकार का टैक्स था? यानी हमारे दिमाग में यही आता है कि इससे कई जो है त्योहारों में जिस तरह से कुछ लोग यानी इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले इस्लाम धर्म के लोग बलि चढ़ाते हैं, या हिंदुओं में काली माँ को जो है बलि चढ़ाई जाती है, उससे बिल्कुल अलग आपको जाना है। वो ऋग वैदिक काल आप देखिए तो वहाँ बलि एक प्रकार का टैक्स था, यानी वैदिक काल में ये लगाया जाता था, जिसमें ये था कि कोई भी व्यक्ति भारत का वो अपना स्वैच्छिक रूप से टैक्स प्रदान कर सकता है, यानी उस पर कोई भी प्रेशर नहीं था, उसको स्वेच्छा से जो है टैक्स देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से किसने कहा कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? अब यहाँ पे आप देखिए कि 4 विकल्प है, यानी जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, PN राव, KP शाह। अब इन चारों विकल्प में जो आपका आंसर होगा वो भीमराव अंबेडकर होगा। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के समय उन्होंने ये शब्द जो है इसके बारे में कहा था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बने थे, और उस समय जो है भीमराव अंबेडकर जो दलितों के मसीहा माने जाते हैं, भारतीय संविधान के जनक और जननी भी उनको KV राव ने कहा था। तो इस तरह से कहा जाता है कि ये थे। और BN राव कहा जाता है, इन्होंने जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये बांग्लादेश का भी संविधान बनाए। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान के अध्यक्ष थे। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये पंचशील सिद्धांत और 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। इन्हीं के शासनकाल में जो है भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। तो ये भी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7।
सर्वाधिक विटामिन युक्त फल है। अब विटामिन जब नाम सुनते हैं तो उसमें आपके दिमाग में आता होगा कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, यानी यहाँ पे जो है अब 4 दिए हुए हैं, आम, कीवी, नाशपाती, पपीता। अब सर्वाधिक विटामिन जो युक्त होता है वो है पपीता। विटामिन ए का बहुत बड़ा स्रोत है। इसके आप जब पौधा देखते हैं तो एक मन में एक ऐसी लालसा होती है कि वास्तव में पपीता खाने से हमें विटामिन ए मिलेगा, हमें जो है विटामिन ए यानी हमारी जो आई साइड है वो थोड़ा सा और अच्छी हो जाएगी। तो सर्वाधिक विटामिन सी भी इसमें मिलता है, यानी सभी पपीते में जो है सभी विटामिन मिलता है। आम में जो है विटामिन ए और विटामिन सी दोनों मिलता है। यहाँ आप देखिए कितना मनमोहन चित्र है पपीते का, और इसमें आप देखेंगे कि पके पपीते और हरे पपीते यानी जो दोनों का आप स्वाद ले सकते हैं और मन में आपको लगेगा कि वास्तव में पपीता मैं खा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्न में से किससे संबंधित थे? अगर आप इस तरह से व्याख्यात्मक क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो मेरा दावा है कि आपका पेट हर हाल में निकल जाएगा। 4 विकल्प दिए हैं, माप और तौल, दूसरा है प्रशासन, मार्ग निर्माण, राजस्व प्रबंधन। देखिए कि उस समय भी जो है ऐसे अधिकारी मौर्य काल में भी नियुक्त किए जाते थे, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा वो मार्ग निर्माण। मार्ग निर्माण यानी आपको ये मार्ग निर्माण, इसमें विकल्प सी सही है। अब इसकी हम लोग क्या करते हैं कि इसका व्याख्या देखते हैं और आप देखिए इसका व्याख्यात्मक सलूशन। देखिए मौर्य काल के चंद्रगुप्त का चित्र। मौर्य काल में एग्नोमोई मार्ग निर्माण का अधिकारी था, माप तौल का अधिकारी पोतवाध्यक्ष होता था। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है। इसके बाद चित्र से आप लोग देखिए कि कितने सज्जन सुशील और देखने में कहते हैं कि 6 फुटी जवान, लंबा तगड़ा, कितना जवान होते थे और इनकी देशभक्ति के प्रति या युद्ध के प्रति कितनी लालसा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। मौद्रिक नीति का निर्धारक कौन है? अब यहाँ से आप देखिए, इसमें आपका जो है यानी वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग, नीति आयोग, आरबीआई। अब सही विकल्प जो होगा वो आपका होगा आरबीआई, यानी विकल्प डी सही है। और विकल्प डी आरबीआई का कहा जाता है कि आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा 1935 में 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, यानी ये जो है केंद्रीय बैंक। दूसरा है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 में आई तो 2015 में 1 जनवरी 2015 में यानी योजना आयोग को समाप्त करके और उसके स्थान पर थिंक टैंक लेके आई, यानी नीति आयोग। अब नीति आयोग के वर्तमान जो सीईओ हैं वो परमेश्वर अय्यर आपको बिल्कुल याद रखना है। नीति आयोग की वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और देखिए आपका कितना अच्छा, जिसमें पैसों का खजाना है, आरबीआई रिजर्व बैंक। मुद्रा जब आपके यानी 500 रुपये का नोट बंद हुआ था उस समय आपको याद करिए कि आरबीआई की कितनी लंबी भूमिका रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और ये है लास्ट क्वेश्चन आपका 10। साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में पहली एशियाई टीम कौन सी बनी जिसने साउथ अफ्रीका को हराया? अब इसमें देखिए आपका ये करंट अफेयर्स भी आ गया और इसमें 4 विकल्प है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका। अब ये जो आपका भारत यानी सही विकल्प होगा भारत। भारत जो है आने वाले समय में सबसे शक्तिशाली देश बनेगा भारत। और भारत जो है
कहने का तात्पर्य है कि भारत के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से आपको इस वीडियो को देखना है और लाइक करना है, और ये भी याद रखना है कि ये अगर आप लोग शेयर करेंगे तो इससे लोगों को फ़ायदा होगा और हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा, हम लोग और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग सहयोग करें, हम लोग जो है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकें। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।